हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चा लोग, आपका जो चैप्टर चल रहा है भाई वो चल रहा है जीवों में विविधता। लेक्चर नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इससे पहले वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था आप लोगों ने। तो बेटा इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जो चीजें पढ़ाई थी, नंबर 1 सबसे पहली चीज मैंने एक तो आपको वापस से थोड़ा सा वर्गीकरण एक बार रिवाइज करवा दिया था, और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया था कौन सा, 5 जगत का वर्गीकरण। क्या स्टार्ट किया था? 5 जगत वर्गीकरण देखा था किसने दिया और किस आधार पे ये बनाया गया, जिसमें 5 जगत के भाई जो आपके जगत थे कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, पादप यानी प्लांटी, और जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया। ये 5 जगत थे जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को हम लोग देख चुके हैं। अब बारी किसकी है? अब जो बारी है यहाँ पे वो है बेटा किसकी? पादप जगत को पढ़ने की। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्लांटी जगत, या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पादप जगत। क्लियर है? और क्विज तो बेटा होनी है, यानी कि जो आप पढ़ेंगे, यानी कि भाई जो भी टॉपिक, जैसे आप आज क्या पढ़ रहे हो भाई पादप जगत, तो ये टॉपिक आप पढ़ोगे एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगी क्या है, कैसे कैसे बांटा गया है सब चीज, के बाद यहाँ पे हम क्विज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दे, फिर आ जाइए। हाँ जी, पौधे। आपने एक चीज बताई सबसे पहले, क्या जो पौधे होते हैं, जितने भी भाई यहाँ पे पौधे हैं, क्या वो एक जैसे होते हैं सारे? क्या सारे एक जैसे हैं? आप बोलोगे नहीं मैम। तो बेटा वो संरचना में आपने देखा किसी की पत्ती किस तरीके की है, किसी की किस तरीके की पत्ती है, किसी में फूल कैसा, यानी कि भाई आप देखते हो कि हर पौधा अलग अलग तरीके से है ना। यानी कि भाई यहाँ पे पौधों को भी क्या किया गया था? वर्गीकृत, यानी कि बांटा गया था अलग अलग। क्लियर? तो यहीं पे हम लोग देखेंगे। और बेटा पादप जगत में कैसे रखे गए हैं? सारे के सारे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, यानी कि कैसे हैं सारे के सारे? बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, और जिसमें रखा गया है भाई सभी पादपों को। किनको? सभी पादप को। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई देखो 5 जगत के वर्गीकरण में कैसे बांटा गया है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 3 पढ़ चुके हैं। मैंने बोला था पादप जगत को भी और आगे भागों में बांटा गया है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि और वर्गों में वर्गीकृत किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे जंतु जगत को भी किया गया है। तो भाई जो पादप जगत है, हम किसके बारे में भाई? इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहीं पे जो पादप जगत आ जाता है, तो भाई आ जाओ, इसको किस किस में बांटा गया है? तो बच्चे यहाँ पे इसको बांटा गया है, नंबर 1 थैलोफाइटा, क्लियर, सेकेंड नंबर ब्रायोफाइटा, फिर टेइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, और आ जाता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्या आ जाता है? एंजियोस्पर्म आ जाता है। तो बेटा यहीं पे इनमें बांटा गया है, लेकिन ऐसे ही नहीं बांटा गया। अभी आपके सामने एक चार्ट है, ध्यान से देखो इसको। पादप जगत है बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है अपुष्पोद्भिद पौधे, यानी कि क्रिप्टोगेम, एंड यहाँ पे लिखा गया है पुष्पोद्भिद पौधे, यानी कि फेनोरोगेम। अपुष्पोद्भिद को आपके भाई यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं, ये कौन से होते हैं? जिनमें बेटा फल फूल नहीं आते। अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या है? यानी कि बेटा यहाँ पे आपके फूल नहीं आते हैं, ठीक है। और वहीं पे पुष्पोद्भिद कौन होते हैं भाई? जिन पर फूल आते हैं। क्लियर? क्लियर है? क्या होते हैं? जिन पर फूल आते हैं। तो भाई अपुष्पोद्भिद जो है, ध्यान से देखो बेटा, क्रिप्टोगैम एंड फेनोरोगैम, यानी कि पादप जगत को 2 उपजगत में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है आपके क्रिप्टोगैम, एक है आपके फेनोरोगैम। क्रिप्टोगैम में आपके ये 3 आ रहे हैं, कौन कौन से? थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा में कौन कौन है? शैवाल, यहाँ पे कुछ फंजाई रखी गई हैं और जीवाणु। ठीक है, फंजाई जगत भी अलग से रखा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ को रखा गया है और कुछ आपके यहाँ पे क्या है भाई, बैक्टीरिया भी है। क्लियर है इतनी चीज अच्छे से? चलो अब यहीं पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो भाई सारी जितनी भी शैवाल है, याद रखना थैलोफाइटा में ज्यादातर किनको रखा गया है? सभी प्रकार की शैवालों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी हैं उनको कहाँ रखा जाता है? थैलोफाइटा में। ओके, अब यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपके थैलोफाइटा को। सेकंड नंबर ब्रायोफाइटा, तीसरा नंबर टेरिडोफाइटा और फिर हम आएंगे इस पर। अब पुष्पोद्भिद को भी देख लो एक बार। इसको कैसे बांटा है? नग्न बीजी, यानी कि इसको हम आवर्त बीजी भी कहते हैं। क्लियर, यानी कि जिम्नोस्पर्म और यहाँ पे क्या है? एंजियोस्पर्म। क्लियर है इतनी चीज? चलिए, और एंजियोस्पर्म को आगे दो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया है। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट कर दे। चलो, तो पादप जगत का मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण होना है। बेटा पादपों की खासियत क्या है? हाँ जी, पादपों की खासियत क्या है? देखो पौधों की खासियत ये है, सबसे पहली चीज कि भाई इनमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है भाई? वह क्रिया जिसके द्वारा ठीक है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है? क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ओके है इतनी चीज? चलिए, अब पौधे कौन सी क्रिया कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की, क्योंकि उनमें क्या होता है? हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल के कण हैं। वहीं पे जंतु में ये नहीं होता है। एक खासियत तो ये है और दूसरी खासियत है पौधों की क्या? बेटा पौधे और जंतु, हमने एक चीज देखी जब हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल थे पादप और जंतु। लेकिन हमने देखा कि भाई जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े, याद कीजिए कोशिका वाले चैप्टर को, तो हमने देखा कि भाई पादप और जंतु को अलग अलग इनकी कोशिका में फर्क होता है। ठीक है, तो यहीं पे इनको अलग से बांट दिया गया है। किस बेसिस पे? क्योंकि इनमें एक और मुख्य अंतर होता है और वो मुख्य अंतर होता है कोशिका भित्ति का। क्लियर? किसका होता है? कोशिका भित्ति का होता है। कोशिका भित्ति पादपों में तो मिल रही थी लेकिन जंतुओं में नहीं मिलती है, इसीलिए यहाँ पे सबको अलग अलग बांट देते हैं। एक तरफ कर देते हैं आपके सभी पौधों को और दूसरी तरफ कर देते हैं सभी किनको भाई? जंतुओं को, क्योंकि जंतु में ये नहीं मिलती है। इस आधार पर जंतु और पादप दोनों के दोनों यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी कैसे नहीं है भाई? दोनों समान नहीं है, दोनों को अलग अलग यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। पादप जगत को अलग और जंतु जगत को अलग। ठीक है, आ जाइए। तो भाई पादप जगत का मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण का होना है। ये चैप्टर ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता लगता है कि भाई देखो कितने तरीके से जीव हैं, और जो बच्चे आगे चलकर बायो लेने वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और जो सोच रहे हैं जिनको आगे चलकर बनना है डॉक्टर, तो और भी अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छे के साथ समझना है। जितने पॉइंट्स बोलूं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉइंट्सों को आपके बहुत शॉर्ट करके एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाने की पूरी कोशिश करी है। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना, इतने आपके लिए सफिशियंट होंगे। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं। इसे दो उपजगत किस किस में? क्रिप्टोगैम यानी कि अपुष्पोद्भिद पौधे और फेनेरोगैम यानी कि पुष्पोद्भिद पौधे, इनमें बांटा गया है। क्रिप्टोगैम कौन कौन सा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे थैलोफाइटा से स्टार्ट करें। थैलोफाइटा में मुख्य रूप से क्या होते हैं बेटा? मुख्य रूप से बात कर रही हूँ, शैवाल। ठीक है, तो पौधे का शरीर जड़,
पत्ती, और यानी कि भाई यहाँ पे हम बात करें, देखो पौधा होता है, पौधे में क्या क्या होता है भाई, यहाँ पे जड़ है, ये आपकी शाखा निकल रही है, इससे पत्ती निकल रहे हैं, यहाँ पे फूल होते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा अपुष्पोद्भिद पौधे, ठीक है, यानी कि क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम में 3 आ रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो जो ये थैलोफाइटा है, हम किस में आ रहा है, क्रिप्टोगैम में। और क्रिप्टोगैम कौन से हैं, अपुष्पोद्भिद, यानी कि भाई यहाँ पे तो फूल नहीं होते। क्लियर है, तो फूल क्या होगा भाई, यहाँ पे फूल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, तो भाई पौधे का शरीर, जैसे भाई हमारा शरीर होता है हाथ पर, उस तरीके से पौधा का शरीर है, क्या है उसके भाई भाग है अलग अलग, पत्ती हो गया, जड़ हो गया, ये सब। तो पौधे का शरीर जड़ और पत्ती में विभाजित, विभाजित का मतलब होता है बटा हुआ, ठीक है, इनमें बटा हुआ नहीं होता, बल्कि किसकी तरह होता है, एक थैलेस की तरह होता है। अभी दिखाऊंगी डायग्राम प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं, शैवाल कह देते हैं, और थैलेस के होने की वजह से इनका नाम रखा गया है थैलोफाइटा। क्लियर है, 2 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं होता है। बेटा संवहन ऊतक क्या होता है, याद करो एक बार अपना कौन सा ऊतक वाला चैप्टर, ऊतक में क्या पढ़ा था, जाइलम और फ्लोएम, यही दोनों क्या होते हैं भाई, यही दोनों आपके होते हैं संवहन ऊतक। क्लियर, कौन से होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। संवहन ऊतक होते कौन से हैं, एक बार वापस रिवाइज हो जाएगा, मैंने आपको ऊतक में तो पढ़ाया था, बट एक बार फिर भी यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। तो याद रखिएगा, संवहन ऊतक होते हैं क्या, कि जैसे बेटा हमारा पौधा होता है ना, ये उसकी क्या है, जड़ें हैं इस तरीके से। क्लियर, ये आपकी शाखाएं हैं, यहाँ पे ये आपकी पत्ती है। क्लियर, पत्ती में क्या बनता है, खाना, तो फ्लोएम उस खाने को ऊपर वाले भागों में ही पहुंचाता है और पौधे के नीचे वाले भागों में भी पहुंचा देता है। अब साथ जल के साथ भी ये होता है। जल क्या होता है भाई, जल आपने कहाँ दिया है, पौधे में, आपने कहाँ देते हो भाई, पौधे में पानी देते हो जब, तो कहाँ दे रहे हो, मिट्टी में जा रहा है ना वो सारा। अब नीचे से कौन भाई, जाइलम पूरे जल को पौधे के ऊपरी भागों में क्या करता है, भेज देता है। यानी कि बेटा यहाँ पे जाइलम ने क्या किया, जल जो था उसको ऊपर की ओर ले गया। तो ये क्या कर रहे हैं, पदार्थों का संवहन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एक चीज को दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, भेजा। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। और याद रखना, पौधे में आपके यहाँ पे 2 ही प्रकार के क्या होते हैं, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई संवहन ऊतक उपस्थित नहीं है ना, यानी कि भाई ना ही यहाँ पे जाइलम है, ना ही यहाँ पे फ्लोएम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, यानी कि बेटा ज्यादातर अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके जो थैलोफाइटा होते हैं कहाँ पे मिलते हैं भाई, ज्यादातर जल में पाए जाते हैं। उल्वा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, यहाँ पे ये याद रखना कि किसमें कौन सा है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। आपका क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और कारा, ये तीनों यहाँ पे आपका कारा का एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये देखो ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भाई, आपको दिख रहा है कुछ जड़ दिख रही है क्या, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पत्ती दिख रही है, नहीं दिख रही। यह है आपका किसका बेटा, ये है डायग्राम किसका, कारा का। और कारा किसका एग्जाम्पल है, आपका अभी पढ़ा है जस्ट, थैलोफाइटा का। क्लियर, क्लियर है बेटा ये चीज। चलिए तो आगे बढ़े अब। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा बेटा यहाँ पे इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, पादप जगत का उभयचर। अभी आगे पॉइंट आएगा वहां पे समझाऊंगी, ठीक, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सरलतम पौधे जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, यानी कि कैसे, पूर्ण रूप मतलब पूरी तरह से, ठीक है, कैसे नहीं है भाई, पूरी तरीके से वो विकसित नहीं है।
नेक्स्ट, कोई संवहन उपस्थित नहीं है, यानी कि भाई यहाँ पे भी किसकी बात चल रही है, यहाँ पे भी बात चल रही है जाइलम और फ्लोएम की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, स्पोर द्वारा जनन। क्या बोल रहे हैं बेटा? स्पोर द्वारा जनन बोल रहे हैं। यानी कि बेटा देखो यहाँ पे ना, जब आप 10th में जाओगे आपका एक चैप्टर आएगा जीव जनन कैसे करते हैं। वहां पे होता क्या है, वहां पे आप देखोगे कि भाई जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक, अलैंगिक, और वहां पे आपकी आएगी ये भी विधि। ठीक है, अभी आपके कोर्स में नहीं है, जब आप लेकिन 10th में जाओगे वहां पे पढ़ोगे। तो स्पोर द्वारा जनन क्या होता है? हाँ जी, क्या होगा स्पोर द्वारा? स्पोर द्वारा जनन का मतलब होता है कि बेटा ये जो विधि है, यानी कि ये है आपकी अलैंगिक जनन की। मैं छोटा सा आपको एक बार समझा ही देती हूँ। जनन तो आपको पता ही है बेटा क्या होता है। जनन होता है कि अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति कर देना, या आप क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे, या फिर वहां पे आप शब्द इस्तेमाल करेंगे भाई क्या हो जाएगा कि भाई वो आपकी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और जनन कितने तरीके से होता है? देखो 2 तरीके से। ये आपके कोर्स में नहीं है बट समझा रही हूं इस वाले पॉइंट को समझाने के लिए। ठीक है, लैंगिक, क्लियर, एक होता है अलैंगिक। क्लियर, कौन सा होता है? एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन में हमें 2 जीवों की जरूरत होती है। कितने जीवों की? 2 जीवों की हमें आवश्यकता होती है। जबकि अगर हम बात करें किसके, अलैंगिक की, तो यहां पे हमें 1 जीव की आवश्यकता है। क्लियर? लैंगिक में कितने जीव हैं बेटा? 2 जीव हैं, जिसमें से एक नर होता है, दूसरा मादा हो जाता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल बात करूं अपना मन, जैसे भाई मनुष्य। अलैंगिक में क्या होता है भाई, यहाँ पे एक जीव है, इसी से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण। यानी कि यहाँ पे 2 जीवों की आवश्यकता नहीं है। अब अलैंगिक जनन की होती हैं बहुत सारी विधियां। विखंडन हो गया, क्लियर, आपका खंडन, पुनर्जनन, बीजाणु द्वारा। तो स्पोर क्या है? स्पोर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पोर को बोला जाता है बेटा यहाँ पे बीजाणु। क्लियर? क्या बोलते हैं? बीजाणु द्वारा। तो बीजाणु क्या होते हैं? ये बहुत ही हल्की संरचना होती है ना? क्या होती है? बहुत ज्यादा हल्की संरचना होती है, और ये हवा में आसानी से फैल सकते हैं। क्लियर? तो जहां जहां ये उड़कर गिर जाता है वहां पे एक नया जीव या फिर एक नया पौधे का निर्माण हो जाता है। सिंपल ये चीज। ठीक है, तो स्पोर द्वारा जनन, मुझे बस ये बताना था कि ये है क्या। तो जनन की एक विधि होती है अलैंगिक जनन, जिसमें केवल भाई यहाँ पे क्या होता है, उसकी बहुत सारी विधियां होती है जहाँ पे एक जीव की जरूरत होती है। तो स्पोर भी उन्हीं में से एक है। और स्पोर जो होते हैं ये बहुत ही हल्की संरचना होती है। ठीक है, जहां भी उड़कर गिर जाएंगे, जहां भी गिर जाएंगे वहीं पे एक नया जीव क्या कर लेता है, जन्म ले लेता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रही थी बेटा, वो है ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? कि ये भूमि व जल दोनों पर ही क्या होते हैं भाई, पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबिया या उभयचर भी कहते हैं। बेटा उभयचर कौन होता है? जो जल में भी रह सकता है और पृथ्वी यानी कि धरती पर भी रह सकता है। क्लियर है? कहाँ पे भाई? जल में भी रह सकता है और पृथ्वी यानी कि धरती पर भी रह सकता है। ऐसा को बोलते हैं उभयचर। अब ये जो पौधे हैं, सोच सकते हैं उनको उभयचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई ये आपके धरती पर भी पाए जाते हैं यानी भूमि पर, और जल में भी पाए जाते हैं। इसलिए पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई ब्रायोफाइटा जो है यहाँ पे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पादप जगत का क्या है? उभयचर। ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि भाई पादप जगत का एम्फीबिया या उभयचर किसे कहते हैं, तो पता होना चाहिए ब्रायोफाइटा। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया हो गया, रिक्सिया, मॉर्केंशिया, तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं।
ये जो आपके सामने डायग्राम है ये किसका है, फ्यूनेरिया का। ओके चलो आ जाओ टाइडोफाइटा। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, पादप का शरीर तना, जड़ व पत्तियों में विभक्त होता है, यानी कि यहाँ पे बटा हुआ होता है। विभक्त का मतलब क्या होता है, बटा हुआ। तो किस किस में भाई, वो तने, जड़ और पत्ती में क्या है, विभक्त है, यानी कि बटा हुआ है। बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। संवहन तंत्र उपस्थित, यानी कि भाई यहाँ पे संवहन तंत्र उपस्थित है, यानी कि यहाँ पे पाए जाते हैं कौन, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट, जननांग बहुकोशिकीय, उदाहरण मार्सिलिया, फर्न और होस्टेल। ध्यान से देखो, जड़, तने और पत्ती में क्या है, ये विकसित है। ये आपका फर्न का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आ जाइए जिम्नोस्पर्म। बेटा जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इनको अनावृत बीजी भी कहते हैं, ठीक है, अनावृत बीजी भी क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, या इनको हम नग्न बीजी भी कहते हैं। नग्न बीजी क्यों कहते हैं भाई, यहाँ पे ये चीज समझो ध्यान से, ठीक है। तो होता क्या है कि बेटा जो एक पौधा होता है, एक फूल होता है, ध्यान समझना, अब एक फूल होता है, फूल जो होता है उसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक फूल के नीचे ग्रीन कलर का, जिसको हम बाह्य दल कहते हैं, उसकी पंखुड़ियां होती हैं जिनको हम दलपुंज कहते हैं। और फूल में क्या होता है बेटा, नर और मादा भाग होते हैं। नर भाग जो होता है वो पुमंग होता है, नर जननांग, लेकिन मादा जननांग जो होता है वो कौन सा होता है, जयांग होता है। अब ध्यान से देखना, तो फूल में एक जयांग जो कि मादा वाला जो भाग होता है उसकी बात कर रही हूं, उसका भाग आता है स्त्री केसर। तो उसमें 3 भाग होते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, बहुत ध्यान से सुनना है। इस वाले को हम क्या बोल देते हैं भाई, इस वाले को हम बोल देते हैं यहाँ पे वर्तिका। और ये जो बाहर है बेटा, इस वाली संरचना को हम बोलते हैं क्या, अंडाशय। क्लियर। और इसके अंदर जो एक और गोला बना है इसको हम बोलते हैं बीजांड, ठीक। तो जैसे ही बेटा जो आपका फूल होता है ना, ध्यान से सुनना, फूलों में जैसे निषेचन, आप बोलोगे आप मैम निषेचन क्या होता है, ये वर्ड आपके लिए नया आ गया। ये भी आपको कहाँ पे क्लियर होगा, जब 10th में जाएंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं लेकिन मैं बताऊंगी यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा क्या होता है। निषेचन क्या होता है बेटा, नर होता है यानी कि मेल, यानी कि जो नर भाग होता है आपका, यहाँ पे मादा यानी कि फीमेल, ठीक है। तो नर और मादा जो होते हैं इनमें कुछ एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी आप जिनको हम कहते हैं युग्मक। तो नर में होता है नर युग्मक, मादा में होता है मादा युग्मक। तो बेटा जब वो युग्मक आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने जो मिलते हैं, यानी कि जो वो मिले हैं, वो क्या क्रिया है, निषेचन की क्रिया है। यानी कि उनके मिलने को, जब नर और मादा आपस में मिल जाते हैं युग्मक उनके, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, कौन सी क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है। क्लियर। उसी तरीके से फूलों वाले पौधों में भी क्या होता है भाई, यहाँ पे ध्यान से सुनना। हाँ जी आ जाइए, तो आओ। तो यहाँ पे होता क्या है, जो फूलों वाले होते हैं उनमें कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा वहां पे नर भाग भी होता है, मादा भी होता है। अब नर और अगर मादा भाग है, नर भाग कौन सा होता है, फूल का पुमंग, मादा कौन सा होता है, जायांग। तो वहां पे बेटा जब वहां पे नर युग्मक मिलता है और मादा युग्मक, यानी कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, निषेचन। ठीक है, चलिए तो निषेचन समझ आ गया। निषेचन के बाद होता क्या क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे ये अंडाशय है, ये तो फल में बनता है, ठीक है, क्या बनता है आपके भाई, यहाँ पे फल में बदल जाता है, जबकि बीजांड किसमें, बीज में बदलता है। ये चीज क्लियर, किसमें, बीज में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। इनको नग्न बीजी इसलिए बोला जाता है या अनावृत बीजी, क्यों, क्योंकि इनमें ये वाली जो संरचना है, ये रेड वाली या अंडाशय वाली, ये नहीं मिलती। इसमें सिर्फ कौन मिल रहा है, ये वाला भाग, यानी कि सिर्फ ये मिलता है। तो सोचो अगर ये मिल रहा है, इसको किसी चीज ने तो ढक नहीं रखा है ना, इसलिए इसको बोल देते हैं नग्न बीजी। और यही बीजांड किसका रूप ले लेता है, बीज का,
निषेचन के बाद, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नग्न बीजी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये किसी चीज से ढका हुआ नहीं है, इसलिए। ओके, तो बहुत अच्छे से क्लियर, वापस रिपीट करें। चलिए, तो जिम्नोस्पर्म भाई ये इनको हम अनावृत बीजी भी कहते हैं और इनको नग्न बीजी भी कह देते हैं। और ये किसमें आता है, फेनोरोगैम में। नग्न बीजी क्यों कहते हो बता चुकी हूँ, क्योंकि यानी कि जो बीजांड होता है वो एक संरचना से ढका होता है जिसको हम बोलते हैं अंडाशय, और इनमें ये होता ही नहीं है, इसमें खाली यही संरचना है बीजांड वाली, यानी कि बीजांड किसी और चीज से ढका हुआ नहीं है। और निषेचन के बाद यही जो बीजांड है किसका, बीज का रूप ले लेता है। तो यानी कि बात क्या हुई, बात ये हुई कि भाई ये जो बीजांड है किसी से ढका नहीं, यानी अंडाशय एक संरचना होती है जिसको ढक के रख, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्लियर, यानी कि ये किसी चीज से ढका नहीं है, इसलिए इसको नग्न बीजी कह देते हैं। और ये बाद में बीज बन जाएगा, इसीलिए नग्न बीजी। तो देखो पहला पॉइंट, बहुवर्षीय सदाबहार काष्ठीय, नाम तो क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट, जड़, तना व पत्ती में विभक्त, यानी कि जड़, तना और पत्ती में क्या होता है, बटा हुआ होता है। आगे आ जाइए, संवहन ऊतक उपस्थित, यानी कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट, नग्न बीज बिना फल व फूल, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, नग्न बीज वाले, सोचो बेटा ये कैसे है, बिना फल फूल के हैं। अब यहाँ पे सोचिए भाई, जब ये अंडाशय ही नहीं था तो क्या यहाँ पे फल बनेगा, नहीं बनेगा, ना ही फूल बनेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ बीज बनेगा। क्लियर, मैंने क्या बताया, मैंने बोलता बेटा जो फूलों वाले पौधे होते हैं उसको ये मतलब नहीं यहाँ पे फूल आते हैं, जो फूलों वाले जो पौधे होते हैं, वापस समझ लो ध्यान से, फूलों वाला जो पौधा होता है, एक फूल में क्या क्या संरचना होती है बेटा, देखो इस तरीके से होता है कुछ। यहाँ पे आपकी ग्रीन कलर की पत्ती से निकली होती है ना, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे आपका एक फूल होता है भाई, उसकी अलग से पंखुड़ियां निकली होती हैं। तो बीच में होती है ये संरचना, ठीक। फूलों वाले पौधे की बात कर रही हूं भाई मैं, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे संरचना आ जाती है, यहाँ पे ये निकलता है आपका मादा, यानी कि ये तो आपका मादा है, ये नर भाग है। तो एक फूल में 4 संरचना होती हैं, बाह्य दल, दलपुंज, आपका देखो पुमंग जो होता है पुंकेसर से मिलकर बनता है बेटा, वो बहुत आगे चला जाएगा। आप बोलोगे मैम क्या चल रहा है, खिचड़ी पक जाएगी, तो वो आपका 10th में आएगा, 9th में नहीं है। ये प्लांट्स की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे ये चीज बता रही हूँ। तो पुमंग जो होता है वो पुंकेसर से मिलकर बनता है, एंड पुंकेसर होता है ये संरचना, ठीक है। आपका जायांग जो होता है वो स्त्री केसर से मिलकर बनता है, और स्त्री केसर होती है ये संरचना। अब इसमें भी 3 भाग थे, मैंने बताया था, ये वाला पार्ट आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक। तो जो भाई यहाँ पे होता क्या है कि भाई जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद कौन सा, जो अंडाशय होता है वो तो फल बन जाता है, फल फूल में बदल जाता है, लेकिन बीजांड बीज में बदलता है। मैंने तब बताया किसमें भाई, मैंने ये बताया फूलों वाले पौधों में बताया आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे बीजांड समझाना, तब ये मत समझना कि यहाँ पे फूल आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये बीजांड पाया जाता है, क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि भाई यहाँ पे आपके जो है वो फल फूल क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बेटा यहाँ पे यही ये अंडाशय संरचना नहीं मिलती है। और नग्न बीज इसलिए तो कहा है क्योंकि बीजांड किसी चीज से ढका हुआ नहीं है, खाली बीजांड मिलता है यहाँ पे, ओके है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका, नग्न बीज होता है, यानी कि बीज चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं होता है, और घिरा किससे होता है, अंडाशय से, और वही संरचना नहीं है। तो बिना फल फूल क्यों है, क्योंकि भाई जो ये अंडाशय होता है यही तो फल फूल बनता है, और यहाँ पे यही नहीं है तो फल फूल कौन बनेगा, सिर्फ बीजांड मिल रहा है, यानी कि सिर्फ बीज मिल ही रहे हैं। एग्जाम्पल है पाइनस और साइकस। पाइनस और साइकस किसके एग्जाम्पल हैं, आपके जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी के। नेक्स्ट, क्लियर है। अब एंजियोस्पर्म, इनको बोला जाता है आवर्त बीजी, क्लियर। और आवर्त बीजी बेटा याद रखना, यहाँ पे फल भी होंगे और यहाँ पे फूल भी खिलेंगे। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो संरचना है, ठीक है, अंडाशय वाली यहाँ पे ये पाई जाती है, तो इसीलिए, और यही अंडाशय फल फूल में बदल जाता है।
अब ये अंडाशय यहाँ पे मिल रहा है यानी कि फल फूल भी मिलेंगे और बीजांड है यानी बीज भी होंगे। ठीक है, और बीज कैसे ढके हुए हैं, किससे, बीजांड किससे ढक रहा है, अंडाशय से। क्लियर। चलिए, तो ये पादप कैसे होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय हो सकते हैं। जड़, तना व पत्तियां पूर्ण विकसित होते हैं और संवहनुतक बंडलों में विन्यासित यानी बटे हुए होते हैं। इनमें पुष्प, फल व बीज पाए जाते हैं। ये आवर्त बीजी पौधे कहलाते, बता चुकी, क्योंकि इनके बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं। याद आ गया, देखो वही आ गया पॉइंट, ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूं यहाँ पे आने से पहले। अंडाशय के अंदर क्या है संरचना, ये बीजांड। ठीक है, आपको ये सब सिर्फ समझने के लिए है, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं, ताकि आपको ये समझ आइए नग्न बीजी क्यों कह रहे हैं, फल फूल क्यों नहीं बन रहे, वहां क्यों बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये आपके सिर्फ मैंने समझाया है। जब आप 10th में जाओगे तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको कि भाई फूल क्या होता है, क्या संरचना, क्या जनन क्या होता है। अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट मैंने फिर भी बहुत चीजें आपको एक्स्ट्रा बता दी है। ठीक है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इन पॉइंट्स को ही समझ लेना है। ठीक है, फालतू टेंशन नहीं लेनी कि मैम हमें ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कैसे करना है, या आपने क्या बताया है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। पॉइंट समझ आ गए, इतनी काफी है। और अगर कुछ बच्चों को वो चीजें भी समझ आ गई जो मैंने बताई है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि भाई जड़, तना व पत्तियां पूर्ण विकसित होते हैं और संवहन ऊतक बंडलों में पाए जाते हैं। ये चीज क्लियर है यहाँ पे। फिर मैंने बोला पुष्प, फल, बीज पाए जाते हैं, मैंने बोला आवर्त बीजी कहलाते हैं। और यहाँ पे इनके बीज अंडाशय के अंदर, ये क्या है संरचना, ये वाली अंडाशय है, क्लियर, क्या है अंडाशय, और इसके अंदर ये छोटा सा गोला जो बन रहा है ये क्या है, बीजांड, और यही बीज बनता है। यानी कि बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं और यही बीजांड तो बीज बनता है आगे चलकर, है ना, और अंडाशय फल फूल बन जाते हैं। तो अंदर बन रहे नहीं बन रहे, बिल्कुल बन रहे हैं। ठीक है, और अंडाशय किसमें भाई, बाद में फल में विकसित होता है। बिल्कुल क्लियर। चलो नेक्स्ट, एंजियोस्पर्मी पौधों को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे फूल आते हैं और फूलों वाले पौधों में होता है लैंगिक जनन। क्या होता है, फूलों वाले पौधों में लैंगिक जनन होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है नर भाग और साथ ही साथ यहाँ पे होता है मादा भाग भी, दोनों भाग उपस्थित होते हैं। क्लियर, यहाँ पे होता है प्रॉपर तरीके से निषेचन। समझ आया। चलिए, तो यहाँ पे फल, फूल, बीज तीनों बन रहे हैं, क्योंकि इनमें बीज अंडाशय के अंदर बनते हैं जो बाद में फल में विकसित, यानी कि भाई बीजांड तो बीज बन जाएगा, अंडाशय फल का रूप ले लेगा। क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पे एंजियोस्पर्मी पौधों को आवर्त बीजी के साथ साथ पुष्पी पादप भी कहते हैं। क्लियर। और पुष्पी पादप का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे फूलों वाले पौधे यानी कि इन पे फूल आएगा, और फूलों वाले पौधों में होता है लैंगिक जनन। मैंने अभी बताया लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा भाग, यानी कि यहाँ पे फूलों वाले पौधों में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो ये है यहाँ पे एंजियोस्पर्मी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना पुष्पी पादप यानी कि बेटा जिनमें फूल आएंगे, फूलों वाले जो पौधे होंगे उनमें लैंगिक जनन होगा। ठीक है। और साथ साथ ये पादप सर्वाधिक विकसित होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा विकसित यही होते हैं, और भोजन का संचय बीज पत्री में होता है। क्लियर। अब हमने देखा था एंजियोस्पर्मी भी दो तरीके से थे, कौन कौन से, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। आ जाइए, एंजियोस्पर्मी फूल खिलते हैं भाई, हाँ जी ये आपके सामने है। यहाँ पे गुण बताए गए हैं भाई, बीज, जड़, तना, पत्ती, पंखुड़ियां और कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक बीज पत्री का है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। द्विबीज पत्री मूंगफली हो गया, चना हो गया, दालें हो गई, आम, ये सब। हाँ जी, एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होता है, और इसमें क्या होता है, भोजन इकट्ठा। द्विबीज पत्री में दो बीज पत्र होते हैं। अपस्थानिक जड़ पाई जाती है एक बीज पत्री में, जबकि द्विबीज पत्री में मूसला जड़ होती है। आपने देखा होगा कुछ की जड़ें ऊपर जमीन पे फैलती हैं, कुछ की जड़ें जमीन में नीचे जाती हैं। वही चीज आपका तना कैसा होता है, एक बीज पत्री का खोखला होता है, और जबकि द्विबीज पत्री का मजबूत यानी कि काष्ठीय होता है। हाँ जी, पत्ती कैसी है, समानांतर शिराविन्यास, जालिकावत शिराविन्यास। ये जब 11th में जाओगे ना वहां पढ़ोगे कैसे होते हैं, कि भाई पत्तियों के प्रकार होते हैं। फूल की पंखुड़ियां 5 या 5 के गुणन में, यानी कि या तो 5 मिलेंगी या 10, 15, 20 ऐसे। यहाँ पे द्विबीज पत्री में 3 या 3 के गुणन में, यानी कि या तो 3, 6 या फिर 9, 12 इस तरीके से।
एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। आ जाइए OMR यानी कि 1 मिनट रिवीजन। तो भाई आज मैंने क्या पढ़ाया है, पादप जगत, क्लियर है। पादप जगत में किस किस को जाना है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, ठीक है। और ये तीनों किस में आते हैं, क्रिप्टोगैम में। और हिंदी में क्या बोलते हैं, अपुष्पोद्भिद पौधे। क्लियर। और वहीं पे अभी 2 बचे हैं, कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म, जिनको अनावृत भी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म। क्लियर। और ये दोनों किसमें आते हैं, फेनेरोगैम में। क्लियर, किसमें आते हैं ये दोनों, फेनेरोगैम में। और यहाँ पे एंजियोस्पर्म में फल फूल दोनों बनते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ बीज बनते हैं। और यहाँ पे बीज ही बनेगा, यहाँ पे फल भी बनेगा और यहाँ पे फूल भी बनेगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अंडाशय पाया जाता है, यहाँ अंडाशय नहीं पाया जाता। क्लियर। और पुष्पी पादप में होगा यहाँ पे लैंगिक जनन। क्लियर है। चलिए, तो ये हम सबने भाई आज अच्छे से पढ़ लिया है, सारे पढ़ लिए हैं भाई यहाँ पे कि भाई कौन कौन से इनके मुख्य लक्षण हैं। अब बात आ जाती है क्विज की। एंड पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दो। बताइए, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। एंड 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो। जल्दी से आंसर, थोड़ा समय मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, यूलोथ्रिक्स, कारा और स्पाइरोगाइरा किसके उदाहरण है। जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस तथा साइकस किसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट, फल से अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, कौन से हैं। चलिए जल्दी से। आ जाइए। तो भाई यहाँ पे पाइनस और साइकस आपके एग्जाम्पल पूछा था, फिर यूलोथ्रिक्स और कायरा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इन सभी के आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, क्या होती है बेटा यहाँ पे प्रयुक्त। तो भाई प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई, वो क्रिया है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट होता है पौधे की पत्ती में, और उस पत्ती में आप पढ़ चुके हैं कोशिका चैप्टर में, ये चीज कोई नई चीज नहीं है। तो ये मत बोलना कि मैम ये क्या नई चीज आ गई। पत्ती में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और आज भी बताइए इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, यानी कि क्लोरोफिल। बाकी ऑप्शन यहाँ गलत, आंसर ऑप्शन नंबर 1
सेकंड है यूलोथ्रिक्स, कार और स्पाइरोगायरा किसके एग्जाम्पल हैं? तो बेटा ये हैं आपके थैलोफाइटा के। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं। आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइनस और साइकस उदाहरण है किसके? तो भाई ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके जिम्नोस्पर्म के, मैंने बताया। एंजियो, थैलोफाइटा, ब्रायो गलत। आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर 1। एंड नेक्स्ट है फल से अंदर बीज उत्पन्न करने वाले। तो भाई फल के अंदर बीज, फल आ रहा है तो यानी कौन हो जाएगा? सीधा सीधा एंजियोस्पर्म। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत। इसका भी आंसर 1 हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो आज क्या पढ़ लिया है भाई? आज जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पे कि पादप जगत क्या है, कैसे कैसे कितने वर्गों में इसको अलग से बांटा गया है। अब क्या स्टार्ट होगा आपका? तो बेटा नेक्स्ट क्लास में आप लोग का स्टार्ट होगा कौन सा वाला? जंतु जगत। क्लियर है? और बेटा याद रखना जंतु जगत जो है ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप सारे संघों को पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? सारे संघ, और जानेंगे कैसे सभी जीव जंतुओं को बांटा गया है, किस संघ के अंदर किस प्रकार के जीव जंतुओं को रखा गया है। क्लियर? इस चैप्टर में कुछ आपके जो भाई लक्षण होते हैं वो बच्चों को याद करने में डिफिकल्टी होती है, तो आपको लक्षण रटने नहीं है, आपको पॉइंट समझना है कि भाई किसमें किस तरीके से होते हैं और अपने तरीके से क्या करना है, आपको वहां पे आंसर लिखकर आना है। कहाँ पे भाई? एग्जाम में। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को समझो एंड तब उसका आंसर लिखो। एग्जाम्पल सभी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है। तो एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई बताओ ये किसका एग्जाम्पल है, इस तरीके से। तो लक्षणों को समझना है और एग्जाम्पल को भी कि भाई किसका कौन सा एग्जाम्पल है, एंड अपना जो टॉपिक है वो करना है बहुत अच्छे से, आपको याद अच्छे से समझ कर। ठीक है? रटना नहीं है कि भाई रट लिया बस ठीक है लिख के आना, नहीं, समझो क्या बोल रहे हैं, याद हो गया, समझ लिया कि अच्छा ऐसे होता है, अब आप उसे कभी नहीं भूलोगे। ओके है? क्लियर? चलिए, तो भाई करें क्लास को खत्म यही। तो आज हम लोगों ने देखा है भाई पादप जगत, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं आपका कौन सा? जंतु जगत को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।